नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश और स्वागत है आपका कॉमेडी शॉट पे, जहां हम करते हैं न्यूज़ की बात कुछ मसाले के साथ। न्यूज़ जो शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉपिक में कौन-कौन सी न्यूज़ मसाले के साथ है। पहली न्यूज़, वेदांता और फॉक्सकॉन दोनों की डील कैंसिल हो चुकी है। दूसरा, यूएन में भारत ने पाकिस्तान की मदद करी। तीसरा, स्वीडन बनेगा 32वां नाटो का देश। चौथा, पाकिस्तान में बनेगा केयरटेकर प्रधानमंत्री। पांचवा, मोदी जी गए हैं फ्रांस, उन्होंने करी यूपीआई के ऊपर डील। छठा, भारत भेजेगा रसिया को मिसाइल, वो भी ब्रह्मोस। तो बढ़ते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़, फॉक्सकॉन और वेदांता फॉक्सकॉन की जो डील टूटी है, वो डील टूटने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉक्सकॉन क्या है और वेदांता क्या है। वेदांता एक माइनिंग कंपनी है जो माइनिंग बहुत अच्छी तरीके से करती है। भारत में माइनिंग के काफ़ी सारे बिजनेस हैं उनके, जैसे जम्मू कश्मीर में भी हमको खनिज मिले हैं, एमपी में खनिज मिलते हैं, एमपी के जंगलों में जो खनिज मिलते हैं, इन तरीके की माइनिंग कंपनी वेदांता है। लेकिन फॉक्सकॉन जो कंपनी है वो ताइवान की कंपनी है। ताइवान के अंदर सेमीकंडक्टर बनाती है। सेमीकंडक्टर चिप जो होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगती हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, गाड़ियाँ और मोबाइल में भी। फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों ने जब डील कर ली तो ये गया सरकार के पास, क्योंकि सरकार चला रही है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया में बनाओ, सरकार देगी आपको बेनिफिट। तो बेनिफिट के नाम पे ही सरकार के पास गए, दोनों कंपनी गई। दोनों कंपनी ने बोला हमें लोन चाहिए। $19 बिलियन कंपनी जब खर्च करने को चाह रही है तो दोनों अपनी जेब के अलावा सरकार से भी कुछ लोन चाहिए। सरकार के पास लोन लेने गई, सरकार ने उनको डॉक्यूमेंट चेक करे। डॉक्यूमेंट में पता चला कि इन दोनों कंपनियों को जो चिप अभी बनाई जा रही है इसका कोई अनुभव नहीं है। तो इन्होंने बोला कि किसी तीसरी कंपनी को अपनी पार्टनरशिप में शामिल कर लो या किसी तीसरी कंपनी को अपने साथ मिला लो। तीसरी कंपनी को ना मिलाते हुए इन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी तीसरी कंपनी को पैसा देके काम करा लिया जाए। लेकिन कोई कंपनी इस चीज़ में राजी नहीं हुई। इन्होंने सिंगापुर की, फ्रांस की कई कंपनियों से डील करने की कोशिश करी, किसी कंपनी ने इनकी डील साइन नहीं करी। क्यों? क्योंकि अपनी परसेंटेज देने के लिए कोई बिल्कुल भी राजी नहीं है। कहा जा रहा है कि 40% फॉक्सकॉन और 60% अराउंड वेदांता मालिक थे कंपनी के, लेकिन अपना शेयर कोई देना नहीं चाह रहे थे, इसलिए इनकी डील टूट चुकी है। जो वेदांता और फॉक्सकॉन ने डील करी है वो 28 मिलीमीटर की चिप बनाने के लिए करी है। फॉक्सकॉन की जो फैक्ट्री ताइवान में है वहाँ पे उन्होंने 40 मिलीमीटर की चिप बनती है, यहाँ 28 मिलीमीटर की चिप बनाई है। तो उसके लिए उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि फॉक्सकॉन ने कहा है कि हम चिप बनाएंगे इंडिया में, मेक इन इंडिया का हम साथ देंगे, मेड इन इंडिया का हम साथ देंगे, चिप बनाएंगे इंडिया में ही, लेकिन अब वेदांता के साथ कोई डील नहीं है। अगली खबर है यूएन की। भारत ने पाकिस्तान की मदद करी यूएन में। मदद करने का मैं आपको कारण बता देता हूँ। पहले मैंने एक वीडियो कवर की थी, जिस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कुरान जलाई जा रही है स्वीडन में। इसका वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, जाके देख लीजिएगा। स्वीडन में जो कुरान जलाई जा रही थी उसको लेके कई मुस्लिम कंट्री को मिला के पाकिस्तान यूएन में गया। यूएन में जाके उसने प्रस्ताव रखा कि जो स्वीडन में कुरान जलाई जा रही है उस कुरान के खिलाफ बिल लेके आया, मतलब उस देश के स्वीडन के खिलाफ बिल लेके आया। उस बिल को पास कराने के लिए भारत ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया। वोट पाकिस्तान के पक्ष में नहीं था, वोट कुरान के पक्ष में था। भारत ने कहा कि किसी भी धर्म की या किसी ग्रंथ की ऐसे बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। इस तर्क को लेके पाकिस्तान की तरफ वोट दिया, जिसमें कि चाइना ने भी वोट दिया, रूस ने और नेपाल ने अब्सटेन कर दिया, मतलब इन्होंने कोई वोट नहीं दिया। और कई बंदों ने वोट नहीं दिया जो कि नाटो या यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं, जैसे यूएस, फ्रांस, इंग्लैंड। बाकी भारत का समर्थन देना बनता भी था। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर इतनी आबादी में मुसलमान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आबादी में। और कुछ टाइम पहले मुसलमानी लीडर भारत में, इंडिया में अजीत डोभाल जी से मिलने आए थे। अगली खबर है, स्वीडन बनेगा 32वां नाटो का देश। जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता दी कि मुझे भी नाटो मेंबर बनना है, लेकिन अब युद्ध के चक्कर में वो नाटो मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि नाटो की पॉलिसी है कि अगर आपको नाटो में शामिल होना तो 2% अपना बजट डिफेंस में डालना पड़ेगा और आपके देश में शांति बनी होनी चाहिए जब आप नाटो में शामिल होंगे। लेकिन यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है। लेकिन उसके अलावा स्वीडन ने, फिनलैंड ने अपना प्रस्ताव दिया था कि मुझे भी नाटो में शामिल कर लो, लेकिन फिनलैंड को तो शामिल कर लिया था लेकिन स्वीडन को शामिल नहीं करा था। स्वीडन को शामिल ना करने का कारण तुर्की था। तुर्की ने कहा कि मैं भाई इसको सदस्य नहीं बनने दूंगा। उसका कारण ये है कि एक तो तुर्की से भाग के कुछ आतंकवादी जो तुर्की के खिलाफ बोलते हैं वो स्वीडन में हैं, वो मेरे को चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई चाहिए। दूसरा, जो इन्होंने कुरान जलाई थी उसको लेके भी बहुत भड़का हुआ है
और तीसरा जो उसको चाहिए था वो था, मेरे को चाहिए अमेरिका से F-16 फाइटर जेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब उसको मिला कहाँ से। जी, नाटो की मीटिंग होने से पहले जब जो बाइडन अपने प्लेन में बैठे, टर्की के मिनिस्टर अर्दगन से बात करी और अर्दगन से बात करके उनको ये सारे सिक्योरिटी दिलाई। पहला, मुझे यूरोपियन यूनियन में शामिल होना है। दूसरा, जो स्वीडन में टर्की के अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई चाहिए। तीसरा, F-16 फाइटर जेट चाहिए मुझे अमेरिका से। तीनों डील अमेरिका मान, तो इसलिए स्वीडन अब नाटो का 32वां मेंबर बन चुका है। हालांकि यहाँ वहाँ पे यूक्रेन के जेलेंस्की भी आए, लेकिन जेलेंस्की की किसी ने सुनी नहीं। जेलेंस्की वैसे के वैसे ही खड़े रहे, अकेले खड़े रहे भीड़ में। नेक्स्ट न्यूज़ है पाकिस्तान को लेके। फिर पाकिस्तान में आएगा केयर टेकन प्रधानमंत्री। केयर टेकर का मतलब तो आप समझ गए होंगे, केयर टेकर प्रधानमंत्री। 14 अगस्त को पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का समय समाप्त हो जाएगा। समय समाप्त होने का मतलब है कि उनकी जो सीट है प्रधानमंत्री बनने का जो समय होता है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वो आप रिज़ाइन लिख देंगे। हालांकि रूल तो ये कहता है कि जब तक दूसरा प्रधानमंत्री नहीं आता ये प्रधानमंत्री चलता रहेगा, लेकिन इन्होंने गद्दी से हटने का सिर्फ एक ही अपना तर्क दिया है कि अगर मैं गद्दी से हट जाऊँगा तो फेयर इलेक्शन होंगे, ना मेरा दबाव होगा पार्टी के ऊपर, ना किसी दूसरी पार्टी के ऊपर, ना मैं कोई एक्शन कर पाऊँगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर एक बड़े दल में, हर दल में से नेता चुना जाएगा। वो नेता डिसाइड करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री, केयर टेकर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हालांकि पॉलिसी बहुत अच्छी है, देखते हैं क्या होता है। और एक बात और कही जा रही है शहबाज शरीफ की, कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को लगभग बचा लिया है। पाकिस्तान जुलाई में दिवालिया होने वाला था, लेकिन शहबाज शरीफ ने IMF से लोन दिलाया। UAE और सऊदी अरब अब पाकिस्तान को लोन देने के लिए भी तैयार हो गए हैं। कई जगह से उनको लोन मिल चुका है और लोन मिल भी रहा है। इसलिए हो सकता है अब पाकिस्तान दिवालिया इस टाइम ना हो। अभी हाल फिलहाल में तो इनकी ये मुसीबत टल चुकी है। और बाकी केयर टेकर प्रधानमंत्री आएंगे, इलेक्शन होंगे, देखते हैं कौन बनता है अगला प्रधानमंत्री। अगली जो खबर है वो है प्रधानमंत्री PM मोदी फ्रांस गए हैं। जब प्रधानमंत्री वहाँ से उतरे तो फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न उनको खुद रिसीव करने आई। बहुत बड़ी बात होती है। ये मौका सिर्फ जो बाइडन को मिला था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये मौका मिला। तो वहाँ की प्रधानमंत्री खुद रिसीव करने आई हैं, सारे प्रोटोकॉल तोड़ के, वरना प्रोटोकॉल कुछ और कहता है, किसी और तरीके से रिसीव किया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने स्टेडियम में जाके भारतीय लोगों को संबोधित भी किया। संबोधित करते हुए ये कहा कि मैं कुछ डील करके जा रहा हूँ यहाँ पे फ्रांस के साथ, जिसमें से कि सबसे महत्वपूर्ण जो डील थी वो ये थी कि फ्रांस में भी चलेगा भारत का UPI, मतलब भीम ऐप जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो रखा होगा वो चलेगा फ्रांस में। आईफिल टावर आपको फ्यूचर में घूमना होगा तो आप भीम ऐप से पेमेंट करो, भारतीय रुपये में, आपको मनी भी ट्रांसफ़र नहीं करानी पड़ेगी। और आते आते प्रधानमंत्री जी ने एक डील साइन करी जिसमें कि वो हमारी नेवी के लिए 25 रफ़ाइल खरीदेंगे। अमाउंट अभी डिसाइड नहीं हुआ है कितने में खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे। ये रिपोर्ट बाहर आई है कि रफ़ाइल जेट खरीदे जाएंगे इंडियन नेवी। और सबसे बड़ी बात यह है, अब जो प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए हैं तो उनको फ्रांस ने अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया है। जैसे कि यहाँ पे हमारे इंडिया में हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न, वहाँ पे है गॉर्ड ऑफ ऑनर। जो फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है वो मिला प्रधानमंत्री जी को। और ऐसा पहली बार हुआ है किसी भारत के प्रधानमंत्री को इस तरीके का अवार्ड मिल चुका है। इसके नीचे अवार्ड तो काफ़ी लोगों को मिल चुके हैं, जैसे रतन टाटा, बड़ी बड़ी कंपनियों में कुछ बिजनेसमैनों को, लेकिन ये जो अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो मिला है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री को पहली बार मिला है। और ख़ासकर उसको जो गद्दी पे अभी फिलहाल में बैठे हुए हैं, ऐसा पहले आज तक नहीं हुआ। स्टेडियम में खड़े होकर मोदी जी ने ये भी भाषण दिया। भाषण में ये कहा कि जितनी अमेरिका की या यूरोप की, पूरे यूरोप की इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी जितनी पॉपुलेशन को भारत ने गरीबी रेखा से उठाया है। 42 करोड़ से ऊपर लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है भारत ने अपने देशवासियों को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी ने वहाँ पे खड़े होकर ये भी कहा कि मैं डील तो मैं करके चला जाऊँगा, लेकिन काम पे करना आपकी जिम्मेदारी। जैसे कहीं वो रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने जा रहे हैं तो वो कहेंगे कि आपके पास UPI है, UPI तो चलने लगा है फ्रांस में, तो आप UPI क्यों नहीं यूज़ करते। ऐसे डिमांड बढ़ेगी तो शॉप वाले सब UPI रखना शुरू कर देंगे। तो ये भारतीय जो वहाँ पे रहते हैं इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। अंतिम और आखिरी खबर, रूस खरीद सकता है भारत से ब्रह्मोस। ब्रह्मोस खरीदने का कारण मैं आपको बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक ये सारी मिसाइल तो हैं, लेकिन ब्रह्मोस जैसी कोई मिसाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास सारी मिसाइल ऐसे हैं जो दूर तक मार करती हैं।
और लंबा मार करती हैं और गोल स्थिति में घूम के जाके मार करती हैं। लेकिन जो हमारी ब्रह्मोस है वो हल्की सी ऊंची उठती है, फिर क्रूज मिसाइल बन के सीधा जाके टैंक को टकरा जाती है और टैंक को तबाह कर देती है। इसका एग्जाम्पल है जो कि भारत ने पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी थी, मतलब छोड़ी थी या गलती से छूट गई थी। उस मिसाइल के जाने के बाद जब पाकिस्तान के रडार ने उसको कैच नहीं किया, पकड़ा नहीं, तो इससे पूरी की पूरी दुनिया में एक इमेज बन गई ब्रह्मोस की कि ब्रह्मोस भाई साहब इतनी ज़बरदस्त मिसाइल है, उसको पाकिस्तान का सिस्टम नहीं रडार में कैच कर चुका, तो भाई कुछ ना कुछ तो दम हो गई होगा। सबसे पहला ऑर्डर आया हमें फिलीपींस से। हालांकि यूरोप के कुछ देश भी ब्रह्मोस को खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ बात है रसिया की। रसिया का ब्रह्मोस खरीदने का कारण है कि पहली बात तो उसके पास कुछ मिसाइलें हैं जो ख़त्म हो रही हैं, ऊपर से उसके पास ब्रह्मोस जैसी कोई मिसाइल नहीं है। उसके पास अकड़म सकड़म हाइपरसोनिक सुपसोनिक मतलब बड़ी बड़ी मिसाइलें सारी हैं, लेकिन उसके पास ऐसी मिसाइल नहीं है जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम होता है S-400। वो कोई मिसाइल यूँ करके आ रही होती है ना, तो वो ऐसे मिसाइल छोड़ता है और मिसाइल को तबाह कर देता है। लेकिन ब्रह्मोस की खासियत ये है वो क्रूज मिसाइल है, यूँ करके निकलती है और यूँ करके चल देती है सीधी, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। हालांकि चीफ साइंटिस्ट ने इंटरव्यू दिया है और कहा है हमारी इस मिसाइल की खासियत है कि अगर इसको तुम 6-7 इकट्ठी छोड़ दोगे तो डिफेंस सिस्टम जो होगा S-400 वो 1 मिसाइल रोकेगा, 2 मिसाइल रोकेगा, 3-4 मिसाइल रोक लेगा, उससे ज़्यादा मिसाइल नहीं रोक पाएगा। बाकी मिसाइल वहीं पे जाके निशाने पे जाके लगेंगी, उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब इतने मिसाइल छोड़ेंगे, इतनी मिसाइल छोड़ेंगे कि दिक्कत पैदा हो जाएगी कि भाई साहब कौन सी मिसाइल को रोकें। और ये मिसाइल इतनी तेज़ है रडार सिस्टम भी नहीं पकड़ पाया। तो फाइनली करते हैं न्यूज़ का पैकअप, न्यूज़ ख़त्म। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पाकिस्तान के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा कि पाकिस्तान के अंदर केयरटेकर प्रधानमंत्री आ रहा है, वो किस तरीके से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, या वो भी नालायक आएगा। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें, क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो जब भी आएगी आपके पास जब आपका बेल नोटिफिकेशन दबा होगा। क्योंकि अधूरा काम करोगे तो पाकिस्तान वाले कहलाओगे, पूरा काम करोगे तो इंडिया वाले कहलाओगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय।